बाद में समझाएंगे, कभी अब 12th में जाएंगे तो सीधे समझते सिलेबस। सिलेबस समझेंगे बायोलॉजी का क्या होता है, कैसे होते हैं, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिलेबस को भी सब्जेक्ट के लिए जरूरी होता है, ये बात याद करिएगा। अगर सिलेबस नहीं जान रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अंतर्गामी समुद्र में गोता लगाने के जैसे काम होता है। क्योंकि पहले कुछ आइडिया रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब ना पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो वही सिलेबस होते हैं। बायोलॉजी को 5 यूनिट में बांटा गया, 5 भागों में पूरे 11th की बायोलॉजी को बांटा गया 5 यूनिट्स में सीखा है। मैं प्रत्येक इकाई में अनेकों चैप्टर होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 7, किसी में 5, सबका अपना अपना यूनिट का चैप्टर का नाम। और पहला यूनिट का नाम जिसमें से है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये हम लोग का पहला यूनिट का नाम है। सुनते रहिएगा, ये यूनिट का पहला नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ना है, तो कह रहा डाइवर्सिटी मतलब विविधता। विविधता किसका? लिविंग वर्ल्ड का, मतलब जीवन के जगत में, जैव जगत में गजब का विविधता है। वैरायटी वैरायटी के सजीव, इस धरती पर वैरायटी वैरायटी के सजीव कितना है? 17 से 18 लाख। और 17 से 18 लाख सजीव के बारे में एक के साथ पढ़ते हैं। उस यूनिट को कहते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब 17 to 18 लाख, याद करिएगा, 17 से 18 लाख प्रकार के सजीवों को स्टडी करते एक यूनिट में। उस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब चलिए डाइवर्सिटी का मतलब और विशेष बताते हैं। अब 17 से 18 लाख है तो सब अलग अलग है, सब में वेराइटीज है। आम जामुन से अलग है, कटहल अमरूद से अलग है, एप्पल अंगूर से अलग है। सभी सजीव, मनुष्य बंदर से अलग है, बंदर कुत्ता से अलग है, कुत्ता बिल्ली से अलग है। सब सजीव कितने हैं? लगभग में 17 से 18 लाख। सभी के सजीव में क्या विविधता है, सभी सजीवों में विविधता है। और उसी विविधताओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग की यूनिट में। उस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं। पहला का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, बहुत छोटा चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर केवल आप लोगों को बताएगा, चैप्टर है, इस यूनिट का पहला चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें सजीव क्या है, लाइफ क्या है, सजीव को पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तरीका है, कैसे कैसे सजीव को किस विधि से पढ़ा जाए, सजीव को कैसे प्रचार किया जाए। तो ये फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ है, इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। ये आप लोग बच्चे इस क्लास में जानते थे सजीव क्या है, सजीव का कौन कौन लक्षण है। तो ये सब ये इसमें इतना ज़्यादा कुछ जानने का नहीं। फर्स्ट चैप्टर में केवल सजीव का परिचय करता है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर केवल सजीवों का परिचय करता है। सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर बहुत खास है, उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है, सुनते रहिएगा, पूरे के पूरे बायोडाटा सिलेबस का। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूरे शरीर को बंटवारा करके, क्लासिफिकेशन करके। बायोलॉजिकल मीन्स जैविक, जैविक मीन्स जीवन, जीवन को बांट करके क्लास बाय क्लास, ग्रुप बाय ग्रुप बांट करके स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड तो 11th का कोई बात नहीं होता, तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर मात्र एक इंट्रोडक्शन है सजीवों का, लेकिन ये चैप्टर फिर इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्यों? तो इस चैप्टर में पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, सजीवों का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। जब क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे इसमें वायरस के बारे में। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फफूंदी के बारे में, जितने भी फफूंदी है सब फफूंदी के बारे में। उसके जितने भी इसी चैप्टर में उसमें पढ़ें प्रोटिस्टा के बारे में, जितने भी एक कोष की यूकारियोटिक होते प्रोटिस्टा, सब के बारे में इसी चैप्टर में। तो वायरस, बैक्टीरिया, फफूंदी, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नाम है चैप्टर का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बात याद करिए। उसके बाद फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर का नाम है
प्लांट किंगडम। फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। सुनते रहिएगा, इसमें हम लोग पूरे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। जितना आप जानते हैं उतना ही नहीं है, हम लोग के सोच से कई गुना ज्यादा प्लांट का वैरायटी है। इसको हिंदी में कहते हैं प्लांट साम्राज्य। 5 लाख वैरायटी के प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम्स। इसमें आप लोग ये जानोगे कि जो सब जानता है वो तो तुम जानबे करोगे, वो तो तुम जानबे करते हो, लेकिन तुम पढ़ करके तुम जो जानोगे वो सब नहीं जानेंगे। फर्क यही होता, फर्क यही होता कि जो सब जानता वो तो तुम जानबे करोगे, ऑफ कोर्स तुम भी जानते हो, लेकिन पढ़ करके प्लांट किंगडम में जो तुम लोग जानोगे वो सब नहीं जानेंगे। जैसे कैसे, अब किसी को होगा कि ऐसा धरती पर पेड़ है जिसके पास ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ता है। सोचिए, और आप लोग किसी को होगा कि धरती पर ऐसा पेड़ है जिसके पास ना जड़ है, ना तना, ना पत्ता है, फिर वो पेड़ है, तो आपकी बात तो विश्वास नहीं करेगा। हट, पेड़ कैसे होगा? पेड़ में ना जड़े नहीं है, पेड़ में ना तना नहीं है, पेड़ में ना पत्ता नहीं है, लिप्स नहीं है, तो पेड़ कैसा है? वो केवल वही जानता है। लेकिन तुम लोग को जाना पड़ेगा, नहीं वो भी वो पेड़ है। क्यों पेड़ है? तो पेड़ का क्या कैरेक्टर्स है, और पेड़ कौन है तो जानेंगे, पढ़ेंगे तब। कौन किंगडम? प्लांट किंगडम। अब चलिए, एक इसमें ऐसे ही पेड़ पढ़ोगे जिसमें बीज तो हो जाते, वैसा प्लांट जिसमें सीड तो हो जाते, लेकिन फूल एंड फ्रूट नहीं होते, ना फल होते, ना फूल होते, लेकिन बीज हो जाते। अब ये बात किसी को कह दोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, उसको विश्वास नहीं करेगा। क्यों? कैसे करेगा? वो सब यही जानता है कि अगर बीज बनेगा तो बीज बनने से पहले फूल होता है, और बीज बनता फ्रूट्स के अंदर, फल के अंदर। सब यही जानता है। वही बोले जो सब जानता है वो तो तुम जानबे करोगे तुम लोग, लेकिन तुम जो जानोगे वो सब नहीं जानेगा। फर्क यही होता है। तो तीसरा किंगडम, फर्स्ट यूनिट का प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर फर्स्ट यूनिट का, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। इसमें पूरे के पूरे एनिमल्स के, जितने भी एनिमल्स है धरती पर, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सभी एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 12 लाख प्रकार के जाति के एनिमल्स है, उनमें से एक हम लोग भी हैं। उनमें से 12 लाख जाति के प्रकार के एनिमल्स है धरती पर, उनमें से एक हम लोग भी है। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो टोटल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट में 4 चैप्टर। पहला द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ एनिमल किंगडम्स। मिला करके चारों चैप्टर में लगभग हमें 17 से 18 लाख सजीवों के बारे में जानकारी ले लेंगे। अब पूरा डिटेल नहीं, जितना चाहिए जरूरत, जो उतना डिटेल हम लोग नॉलेज ले लेंगे इस चैप्टर में 17 से 18 लाख सजीवों के बारे में। फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया। सेकेंड यूनिट का नाम है, दूसरा यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, सुनते रहना। इस यूनिट का नाम है, और कोई भी यूनिट का जो नाम होता है उसको कुछ मकसद होता है। यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एनिमल्स। मतलब कोई भी प्लांट्स और कोई भी एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर हुआ, वो स्ट्रक्चर कैसे बना, मतलब जो बॉडी हुआ। अब आपके सामने एक प्लांट है, प्लांट जो बना है उसमें क्या क्या संरचना है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। हम लोग है एनिमल, तो हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना, किस किस चीज से मिलने से बना, कौन से टिश्यू होते हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन से सिस्टम होते हैं, मतलब पूरे होल शरीर का संरचना कैसे बना है, कैसे संरचना का व्यवस्था हुआ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसी के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में यही मकसद है, कोई भी शरीर का संरचना किस किस व्यवस्था से हुआ, कौन कौन ऑर्गन से, कौन कौन टिश्यू से, कौन कौन ऑर्गन सिस्टम से हुआ, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उसके बारे में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। यूनिट में, सॉरी सेकेंड चैप्टर नहीं, यूनिट में। उस यूनिट में 3 चैप्टर है, 3 ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 है लगातार, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फूल देने वाला पौधा को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। फूल देने वाला पौधा को हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब रूप पढ़ेंगे, आकार की पढ़ेंगे, आकृति पढ़ेंगे,
फूल देना पौधा का, जड़ क्या, तना कैसे, पत्ता कैसा, फूल कैसे, फूट कैसे, सीड कैसे। हम लोग के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग का एक घरेलू बात है। कोई भी रूप पढ़ेंगे प्लांट का, जो फूल देना पौधा है उसका रूप पढ़ेंगे, जड़, तना, पत्ता, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स के बारे में रूप पढ़ेंगे, रूप आकृति पढ़ेंगे 5वां चैप्टर में। तो बहुत ईजी है, आप लोग के लिए दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेट्रो सिटी में रहता है, वो महानगर में, वो स्टूडेंट के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि वो कभी पेड़ का जड़ नहीं देखा होगा, उखाड़ नहीं देखा होगा, वो कभी पेड़ लगाया नहीं होगा। तो उस सबको जानना पड़ेगा कि रूट क्या है, तना क्या है, पत्ता क्या है, फूल क्या है, फ्रूट फल क्या है, बीज क्या है। लेकिन हम लोग के बहुत ईजी है। 6ठा चैप्टर इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सुनते रहेगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर का मकसद होते हैं कि बाहरी रूप पढ़ लेंगे मॉर्फोलॉजी में, कोई प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का बाहरी रूप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। अब भीतर में क्या क्या है, तना के अंदर में क्या है, जड़ के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में क्या है, पत्ता के अंदर में क्या है, कैसे संरचना है, कैसा ढंग का संरचना व्यवस्था, वह एनाटॉमी। उसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक विज्ञान, आंतरिक अंदर का एनाटॉमी। केवल प्लांट का, वो भी कौन प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, फूल देना पौधा का एनाटॉमी पढ़ेंगे, चीर फाड़ कर अध्ययन करेंगे। तो ये नया चीज है जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी फ्लावरिंग। पेड़ के जड़ के अंदर में कौन संरचना, पेड़ के तना के अंदर में कौन संरचना, पेड़ के पत्ता में कौन संरचना, पेड़ के फ्रूट्स के अंदर में कौन कौन संरचना, सीड्स के अंदर में कौन कौन संरचना, कैसे कैसे पेड़ में संरचनाएं होते हैं, सो पढ़ेंगे एनाटॉमी। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसी यूनिट में, सेकेंड यूनिट में। मतलब हम लोग 7वां चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब हम लोग का बॉडी का संरचना कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होगा। डायनेमिक सिस्टम में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, टिश्यू के उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के टिश्यू है सो पढ़ेंगे। जब टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे चैप्टर में, तब हम लोग पढ़ेंगे 3 जीव के बारे में, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। सुनते रहेंगे, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में। हम लोग अपने बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग का अपने बारे में फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले सिलेबस नहीं था, तो पहले उसमें ईसी में पढ़ना था, ज़्यादा था मनुष्य के अपने बारे में। पहले मनुष्य के बारे में पढ़ता भी नहीं था स्टूडेंट सब, रैबिट के बारे में पढ़ता था, रैबिट के बारे में। लेकिन जब से ह्यूमन फिजियोलॉजी आया, तब से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपने बारे में पढ़ते हैं। तो सुनते रहना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 3 जीव के बारे में, अर्थवर्म मतलब केचुआ, कृमि जो होता चाली, उसके बाद कॉकरोच, तेलचिट्टा जिसको होता सो, उसका पूरा सिस्टम। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रॉग, मेढक के पूरा सिस्टम के बारे में एक चैप्टर में। तो ये भी तुम लोग के लिए नया होगा, नया चीज होगा, क्योंकि टिश्यू है उसमें और बाकी जीव। उसके बाद में ये यूनिट खत्म हो जाते, तब आते हम लोग का यूनिट 3 जो बेस है बायोलॉजी का, पढ़ा चुके आप लोग का यूनिट 3। उसका नाम है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, है ना। सेल का है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड बात है, इसमें सेल बायोलॉजी ही इसको कहा जाता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट का नाम है। उसमें 3 चैप्टर है। 8वां चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो चैप्टर खुद कह रहा है सेल है क्या, यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का इकाई है सेल। तो पढ़ ही रहे हैं या पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में 9वां चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, कि हम लोग बने हैं सेल से और हम लोग का सेल कैसे बना। तो ये डीलिंग करता है बायोमोलिकुल से, 9th चैप्टर इसी यूनिट में। 10th चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम लोग बने एक सेल से, लेकिन आज हम लोग के शरीर में अनेक सेल है, तो उस प्रक्रिया से उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये हुआ यूनिट 3 का 3 चैप्टर का बायोडाटा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी, सुनते रहना। प्लांट यूनिट का नाम है यूनिट 4 है, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें पूरे प्लांट के शारीरिक विज्ञान पर, जैसे कि हम लोग भी पढ़े हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मनुष्य का अपना शारीरिक विज्ञान, शरीर का विज्ञान पढ़ेंगे, कैसे हम लोग में काम होते, कोई भी काम, कौन ऑर्गन कैसे काम करता, कौन ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करता, हम लोग अपने वैसा ही इसमें पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में।
कोई प्लांट्स कैसे कैसे काम करता है, प्लांट्स के शरीर में क्या क्या काम होता है, तो यूनिट 4 है। इसका चैप्टर है, नाम है पहला ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, सुनते रहना। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे मिट्टी से पानी पत्ता तो चला जाता है, पत्ता में बना हुआ, लिप्स में बना हुआ भोजन कैसे पूरे प्लांट्स में फैल जाता है, किस ढंग से, किस विधि से, कौन कौन तरीका से, जबकि उस पर कोई सिस्टम नहीं होता। हम लोग में तो हार्ट है, हम लोग में तो हार्ट है जो पंप कर देता है, हम लोग में तो ब्लड है जो चलते रहता है, हमेशा घूमते रहता है, नचवाते रहता है हार्ट, लेकिन प्लांट में तो नहीं होता। लेकिन हम लोगों की तुलना में प्लांट बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा बड़ा हाइट का होता है, साइज का होता है। फिर भी सोचिए, जड़ से पानी खींचता प्लांट को ऊपर पत्ता तक पहुंचा जाता है, किस मैकेनिज्म से, किस विधि से थिंक करना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे 11 चैप्टर में यही बात। उसके बाद है उसके जस्ट बाद मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर का नाम मिनरल न्यूट्रिशन। कोई भी प्लांट्स में कौन कौन मिनरल्स चाहिए, पोषण करने के लिए, भोजन बनाने के लिए कौन कौन मिनरल्स की आवश्यकता होता है, कैल्शियम कितना, पोटासियम कितना, मैग्नीशियम कितना, जिंक कितना, कॉपर कितना, आयरन कितना, सोडियम कितना, कितना कितना कौन कौन प्लांट्स को कौन कौन मिनरल्स चाहिए, इसमें इस यूनिट में 12वां चैप्टर में पढ़ेंगे। आखिर ये पढ़ करके हम लोग किसान बन जाएंगे, ये पढ़ करके हम लोग किसान गिरी जानने लगेंगे, मिट्टी में कौन अवयव रहेगा, कौन तत्व रहेगा, कौन मिनरल्स रहेगा, ताकि फसल कैसा होगा। सो नहीं रहेगा तो ऊपर से कितना डालेंगे, कितना जानेंगे, कैसे जानेंगे मिनरल्स के बारे में, जो प्लांट्स ग्रोथ कर सके। तो इसमें सब पढ़ेंगे। उसके बाद है इसमें चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। 13वां चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये तो हम लोग जानवर करते हैं, कोई भी हायर प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, हम लोग कहते हैं सीधे भोजन बनाता है, लेकिन कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस कोई भी प्लांट्स में कैसे होता है, हम लोग देख के समझेंगे, वीडियो फाइल के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, सब कुछ के द्वारा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, कैसे पेड़ भोजन बनाता है, आखिर किस ढंग से, किस विधि से, तो 13 चैप्टर में। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में 14 चैप्टर है, उस 14 चैप्टर का नाम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट भी सांस लेता है, प्लांट भी सांस लेता है, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब इसमें देखिए, अब कोई भी आदमी को प्लांट सांस लेता है तो सीधे पता, ओ दिन के समय प्लांट सब CO2 लेता है और O2 निकालता है, रॉन्ग, सब गलत समझते हैं, नॉलेज की कमी है। ये प्रोसेस होता फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस होता फोटोसिंथेसिस। रिस्पिरेशन चाहे दिन हो चाहे रात हो, रिस्पिरेशन में वही चीज होते हैं, हमेशा O2 लेंगे और CO2 छोड़ेंगे, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, चाहे पेड़ हो चाहे हम लोग। देखो नॉलेज नहीं था, तो बच्चा में जो भी तुम लोग को दिमाग में बिठा दिया बात वही जानते हो। तो फोटोसिंथेसिस को तुम लोग रिस्पिरेशन मानते हो, नहीं, रिस्पिरेशन अलग चीज होते हैं, फोटोसिंथेसिस अलग चीज होते हैं। रिस्पिरेशन अलग चीज होते हैं, फोटोसिंथेसिस अलग चीज होती है, और दोनों का एंटी है, उल्टा है। इसमें भोजन बनता है, इसमें भोजन टूटता है, एनर्जी निकलता है। रिस्पिरेशन में भोजन टूटता है और एनर्जी रिलीज होता है, ये बात याद करिएगा। जबकि सब आदमी फोटोसिंथेसिस को समझता है, गांव वाले सब या तुम लोग सब रिस्पिरेशन है, सीधे कहता कि पेड़ पौधा दिन के समय में CO2 घिस लेता है, O2 निकाल लेता है, रात के समय में O2 लेता है, CO2 छोड़ता है। नहीं बच्चे लोग, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं आप लोग के पास, क्योंकि बच्चा क्लास में शायद बात को आप लोग को होता है कि जैसे कैसे आप डॉक्टर पास जाओगे, आपको बीमारी पूछ दोगे किसी पेशेंट को, डॉक्टर साहब कैसे हुआ, तो डॉक्टर साहब को ट्रेनिंग दिया जाता है कि पेशेंट या उसके परिवार वाले जैसा जो बात जानता है वही बात उसको बता के समझा दो, ताकि संतुष्ट हो जाए। अगर रियल बात बताओगे उस पेशेंट को या उसके पेशेंट के परिवार वाले को, तो खोदने लगेगा डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब ये कैसा बीमारी है, इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो डॉक्टर पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हर पेशेंट को वह पढ़ाना चालू करे बीमारी के बारे में। तो नियम होता है सबको कि जो जैसा समझता है ना उसको क्या करो, वैसी समझा दो। इसीलिए तुम लोग, क्योंकि ये बात अगर बच्चा में बताता कि रिस्पिरेशन अलग होते हैं प्लांट का, फोटोसिंथेसिस अलग होता है, तो आप नहीं समझ पाते। इसीलिए जैसे तुम समझे थे वैसे समझा दिया तुम लोग को। ये श्वसन प्रक्रिया प्लांट में होता है दिन में, CO2 लेता है, O2 निकालता है, नहीं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, रिस्पिरेशन हमेशा यही होता है। क्या होता है, O2 रिलीज करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रिस्पिरेशन प्रोसेस में, प्लांट में रिस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोग के जैसा ही होते हैं। रिस्पिरेशन का 2 प्रकार होता है, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक एनारोबिक जहां पे कहते हैं ऑक्सीशोषण और एक अनऑक्सीशोषण।
ऑक्सीश्वसन में हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन CO2 जरूर निकालते हैं। अनऑक्सी एनारोबिक। तो पढ़ोगे ये सब बात, अभी नहीं, जब पढ़ेंगे तब। सिलेबस आज बता रहे हैं। 15वां चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट में भी ग्रोथ होते हैं और प्लांट में भी डेवलपमेंट होते हैं। अर्थात बच्चों, प्लांट में भी हार्मोन निकलते हैं, प्लांट सब में भी हार्मोन निकलता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट सब में भी हार्मोन निकलता है, हार्मोन सब जैसे हम लोग निकलते हैं, लेकिन प्लांट का हार्मोन का नाम अलग है। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, स्पेसिफिक एसिड, ये सब प्लांट का हार्मोन होता है। और प्लांट्स की हार्मोन अगर समझ जाओगे तुम लोग, सीख लोगे, तो मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है मार्केट में। प्लांट ग्रोथ हार्मोन से मिलता है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, स्पेसिफिक एसिड, ये सब मिलता है। और ये सब अगर सीख जाओगे तो अपना मार्केट से खरीद लोगे और कोई प्लांट में डालोगे, कोई पेड़ में डालोगे तो ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो जब पढ़ेंगे पहले तब ना, तो ये नॉलेज है। तो इतना टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी का 5 चैप्टर था। उसके लास्ट में हम लोग का टॉपिक है अपना, नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें तो मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ते स्टार्ट किए हैं, जानबे करते। इसमें बहुत सारे चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो बिलोंग करता है कौन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद है ब्रेथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रेथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो रिप्रेजेंट करता है कौन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद में है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर का नाम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो रिप्रेजेंट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम को। DS मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, RS मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, और CS मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम को। उसके बाद चैप्टर होगा 19 चैप्टर होगा इलिमिनेशन होगा स्केटरी सिस्टम का, स्केटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन, स्केटरी प्रोडक्ट एंड देयर इलिमिनेशन, जो आ जाते हैं कौन सिस्टम में, स्केटरी सिस्टम में। कौन सिस्टम है, स्केटरी सिस्टम है, स्केटरी सिस्टम है। उसके बाद होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बिलोंग करता है 20वां चैप्टर बिलोंग करता है नर्वस सिस्टम का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बिलोंग करता है नर्वस सिस्टम का। उसके बाद में होगा, या उससे पहले होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तब होगा वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसमें 3 चैप्टर आ जाते हैं, 3 सिस्टम आते हैं लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में। 3 सिस्टम आते हैं, एक आते हैं इंट्रीगोमेंट्री सिस्टम, दूसरा आते हैं मस्कुलर सिस्टम, और तीसरा आते हैं स्केलेटन सिस्टम। 3 सिस्टम का जोड़ है 20वां चैप्टर, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर का कहते हैं लोकोमोशन, हम लोग लोकोमोशन कहते हैं, तो उसमें स्किन भाग ले लेता है, मांस भाग लेता है, कंकाल भाग लेता है। तो नाम चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मूवमेंट। इसमें 3 चैप्टर। उसके बाद है 21वां चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बिलोंग करता है किसका, नर्वस सिस्टम का। और 22वां चैप्टर का नाम है इंडोक्राइन सिस्टम से बिलोंग करता है, नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये 22वां चैप्टर का नाम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, 22वां चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। तो 10 सिस्टम हो गया, एक सिस्टम छोड़ करके कौन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ करके 9 सिस्टम हो गया आप लोग के फिजियोलॉजी में। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, इंट्रीगोमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। बस वो चैप्टर है इंडोक्राइन सिस्टम। ये हुआ हम लोग का फिजियोलॉजी। ना बच्चों